हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं साहित्यकार नवीन गौतम जी। नवीन गौतम जी से इनके जीवन परिचय से के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साहित्य सृजन इन्होंने कब से शुरू किया इस बारे में भी इनसे बखूबी हम जानेंगे। आइए बात करते हैं नवीन गौतम जी से। नवीन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ हुई और किस व्यवसाय से आप जुड़े? मेरा जन्म 11 अप्रैल 1981 को 12 ज़िले का एक गांव है कोयला, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और मेरी जो बचपन की शिक्षा है वो वहीं पर कोयला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुई। शिक्षा पूर्ण होने के बाद और कुछ व्यावसायिक कार्यों की वजह से मैं अपने मूल गांव कोयला को छोड़कर यहाँ कोटा आ गया था और फिर यहीं आकर टीचिंग लाइन में यानी कि अध्ययन अध्यापन के व्यवसाय में आगे बढ़ा और आज भी इसी व्यवसाय में आगे बढ़ रहा हूँ। लगभग 24 वर्ष हो गए मुझे हिंदी विषय का अध्यापन करवाते हुए। तो एक हिंदी विषय के अध्यापक के रूप में मैं अपनी भूमिका को आगे बढ़ा रहा हूँ। और भी कई कार्य हैं, जैसे साहित्यिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो लेखन भी साथ साथ चलता रहता है। नवीन जी, आपने साहित्य सृजन कब से शुरू किया और किसकी प्रेरणा से आप इसमें साहित्य सृजन की अगर अपन बात करें तो कहते हैं कि ये कभी कभी संस्कार जो होते हैं जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। 1993 की एक बात है, जब मैं उस समय कक्षा 6 में पढ़ता था और हमारे गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। वो विद्यालय वहाँ कोयला गांव के गढ़ में चलता है। उसी विद्यालय में हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त को कार्यक्रम वगैरह होते हैं, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। तो उस समय मेरे हिंदी के एक अध्यापक थे, नाम स्मृतियों से जाता रहा है, पर उन अध्यापक के कहने पर कि आपको इस 15 अगस्त के अवसर पर एक कविता पाठ करना है तो आप कविता पाठ करें। उन्होंने वो कविता भी लिखकर मेरे को दी और 1993 की बात है, तो लगभग पूरी कविता तो मुझे अभी तक अब याद नहीं रह पाई, पर कुछ पंक्तियाँ उसकी थी, जैसे मारी सीमा पे खड़ो रे पाकिस्तान, चलो रे छोरा लड़ने को। इस तरह से शीर्षक से वो कविता थी। उस कविता को मैंने पहली बार वहाँ विद्यालय के जो स्वतंत्रता दिवस का जो मंच था उस मंच पर गाया और वहीं से ये काव्य और कविता पाठ की ओर मेरी रुचि जागृत हुई। हाड़ौती का क्षेत्र साहित्यकारों का एक गढ़ माना जाता है। किन किन साहित्यकारों का आपके साहित्य सृजन पर प्रभाव रहा? हाड़ौती में अगर मैं बात करूं तो भाई साहब मुकुटमणि राज जी के लेखन से भी मैं प्रभावित हूं। और इनके अलावा जैसे गोरस प्रचंड जी भी हैं और अतुल कनक जी हैं, तो उनके लेखन का और उनकी रचनाओं का काफ़ी प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा है और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा भी है। और कहते हैं कि भाई साहित्यकार का धर्म भी यही है कि सीखना जीवन भर चलता रहता है। तो मैं इसी परंपरा को और इसी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाता हूँ कि जीवन भर हमें कुछ न कुछ सीखना ही है, तो सीखते रहेंगे। आप अपना साहित्यिक गुरु किसे मानते हैं? साहित्यिक गुरु की मैं बात करूं तो वैसे अभी तक मेरा कोई साहित्यिक गुरु रहा नहीं, पर मैंने केवल ये माना है कि अपने इस प्रकृति में जितने भी, चाहे वो चराचर के रूप में विद्यमान हों या हम ये कहें कि साहित्यिक जीवन में जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं,
तो उन लोगों का हमारे जीवन में कहीं न कहीं कोई प्रभाव अवश्य पड़ता है, जिसकी वजह से हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ अवश्य सीखते हैं। तो ऐसे कई साहित्यिक मित्र जीवन में जुड़ते चले गए और उनसे मैं सीखता रहा। तो इस आधार पर मैं केवल यही कहूँगा कि मेरे जीवन में जो भी साहित्यिक लोग आए हैं, तो उन साहित्यिक लोगों से ही मैं सीखता रहा और अपनी साहित्यिक यात्रा को आगे बढ़ाता रहा। नवीन जी, साहित्य सृजन में आपने किन किन विधाओं में लिखा? साहित्यिक क्षेत्र में अगर विधाओं की बात करूं तो लगभग 100 से भी अधिक छंदों में मैं लेखन कर चुका हूं। और विधाएं जैसे गद्य में भी लघु कथा लेखन भी करता हूं, कहानी लेखन है, संस्मरण भी लिखने का प्रयास जारी है, और छंद मुक्त और छंदबद्ध कविताएं वगैरह ये लिखना जारी है। नवीन जी, कोई आपका काव्य जो आपने लिखा दर्शकों को सुनाए? जी, कुछ पहले तो मैं अपने दोहों से शुरुआत करता हूँ। एक दोहा है जो काफ़ी उस समय जब मैंने लिखा था, ये लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है। उस दोहे को लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। दोहे की पृष्ठभूमि थोड़ी इतनी सी है कि अखबारों में उस समय ये घटनाएं और ये खबरें सुर्खियों में चल रही थी कि कुछ माता पिता बच्चों को, जैसे बेटी है तो जन्म लेने के बाद में जैसे कहीं नालियों में या कहीं झाड़ियों में फेंक देते हैं या कहीं पर छोड़ देते हैं। तो ऐसे सामाजिक अपराध को जो घटनाएं खबरों में सुर्खियों में बनी हुई थी, तो उससे दुखी होकर उस समय एक भाव मन में उमड़ा और एक दोहा तैयार हुआ। वो दोहा लोगों ने काफ़ी पसंद किया और वो दोहा है, सड़क किनारे जब मिला कुत्ते को नवजात, सड़क किनारे जब मिला कुत्ते को नवजात, खाऊं या फिर छोड़ दूं सोचा सारी रात। कहने का अर्थ ये है कि लोगों में इंसानियत मरती जा रही है, लेकिन एक जानवर के मन में भी इंसानियत अभी ज़िंदा है। इस माध्यम से बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं जन्म के बाद, उससे संबंधित ये दोहा मैंने उस समय लिखा। और भी कई दोहे उस समय सृजन किए गए। जैसे बेटियों की शिक्षा दीक्षा से संबंधित बात करें तो एक दोहा था कि बस्ता कंधे पर टिका, बस्ता कंधे पर टिका, लाडो है गमगीन, बस्ता कंधे पर टिका, लाडो है गमगीन, झाड़ू पोछा कर रही मिले न पैसे तीन, झाड़ू पोछा कर रही मिले न पैसे तीन। क्योंकि गरीबी में बेटियों को शिक्षा दिलाना एक समय के साथ और सामाजिक रूप से देखें तो बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही कुछ पिता ऐसे भी होते हैं जो अपनी गृहस्थी पर ध्यान नहीं देते और अपने बच्चों की शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो वो शराब में या कई जो नशे की लत है उन्हीं में अपने जीवन को गुजारते रहते हैं। तो उसी से संबंधित एक दोहा था कि बाप शराबी हो गया, बाप शराबी हो गया, पीता रोज़ शराब, बाप शराबी हो गया, पीता रोज़ शराब, मिट्टी में मिलते दिखे जीने के तब ख्वाब। नवीन जी, आपने जो साहित्य सृजन किया उसमें समाज के लिए क्या लिखा आपने? साहित्य के बारे में बात करूं तो वैसे साहित्य एक आनंद का विषय तो है ही सही, लेकिन आनंद के विषय के साथ साथ यह स्वांतः सुखाय न होकर समाज को कुछ न कुछ उपादेयता देने वाला सृजन भी माना जाता है। हालांकि प्राचीन विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि साहित्य का उद्देश्य अगर हम देखें तो आजकल की अपेक्षा, आजकल तो खेल मनोरंजन को ज़्यादा ध्यान अवसर दिया जाता है, पर साहित्य सृजन की अगर अपन बात करते हैं तो यह यश प्राप्ति की ओर भी आगे बढ़ाता है। कहीं कहीं पर यह अर्थ यानी धन प्राप्ति की ओर भी हमें आगे बढ़ाता है, और कहीं कहीं पर लोक मंगल की कामनाएं भी इसमें छिपी हुई रहती हैं। मैं इसी भाव को आधार बनाकर अपनी साहित्य की जो यात्रा है उसको मैंने आगे बढ़ाया, और ऐसे कई विषय जो समाज के लिए उपयोगी हैं,
चाहे वो बेरोजगारी की अपन बात करें या शिक्षा की बात करें, तो ऐसे कई विषय हैं जिनके ऊपर अपनी लेखनी चलाई है और उस लेखनी से समाज को कुछ न कुछ उपादेयता देने का प्रयास ज़रूर किया है। नवीन जी, आपकी मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी है और प्रकाशन में आने वाली है क्या? इस संबंध में मुझे गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन याद आता है। वो उनके जीवन में ये बताया जाता है कि लेखन उन्होंने खूब किया, कई पत्र पत्रिकाओं में भी उनका रचनाओं का प्रकाशन भी होता रहा, पर कहा गया है कि जीते जी उनकी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। बाद में दिल्ली में अपने भारतीय ज्ञानपीठ, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसे पूरा भारत जानता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा उनकी रचनाओं का संकलन किया गया और बाद में फिर उनके काव्य संग्रह वगैरह और कुछ आलोचनात्मक जो ग्रंथ थे, राजकमल प्रकाशन की बात करें तो उनके द्वारा निकाले गए। तो जीते जी तो उनकी कोई पुस्तक सामने आ नहीं पाई, लेकिन मृत्यु उपरांत 5-6 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो पाई। कभी कभी मेरे मन में भी ऐसे ही आता है कि क्या पुस्तक को प्रकाशित कर लेना ही अपने लिए सब कुछ होगा। तो रचना संसार तो व्यापक है, खूब सारा भरा पड़ा था, लेकिन मेरे मन में अभी तक कभी ये बात जागी नहीं कि मैं इन रचनाओं को संकलित करके एक पुस्तक के रूप में आकार दूं। हालांकि मेरा उद्देश्य केवल एक था, साहित्यिक जीवन से जुड़ा रहा। तो इसमें मैंने हमेशा यही सोचा कि हम इस संसार में आए हैं तो संसार के लिए कुछ करें। अपने लिए तो हर कोई करता है, अपने लिए तो जैसे हम चाहें तो 1, 2, 3, 4, 8, 10 कितनी ही किताबें प्रकाशित करवा सकते हैं, क्योंकि हम लेखन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इकट्ठा हो ही रहा है। पर संसार को और लोगों को हम कुछ दें तो हमारी सामाजिक उपादेयता थोड़ी आगे बढ़े। इसी संदर्भ में मैं थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहूँगा। वर्ष 2013 का वो दिन मुझे याद आता है जब मैं छंद लेखन की ओर आगे बढ़ रहा था। उस समय कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप छंद लेखन करते हैं तो आप हमें भी इसका मार्गदर्शन करें और कुछ सिखाएं। तो मेरे मन में ये बात आई और मैंने सोचा कि जब शायद हो सकता है माँ शारदेय यही चाह रही हो, तो उन्होंने उनके ही आशीष से 2013 में एक संस्था साहित्यिक रूप से स्थापित की। नाम रखा उसका काव्यांजलि। और इस काव्यांजलि नामक संस्था को चलाने में पंजाब से डॉक्टर अरविंद पाराशर जी हैं, जो मेरे साहित्यिक मित्र भी हैं और मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने मुझे सहयोग किया और उनके सहयोग से इस काव्यांजलि नामक साहित्यिक संस्था को आगे बढ़ाया और इसके माध्यम से देश भर के कई लोगों को जो साहित्यिक रुचि रखते थे उनको छंद और कई विधाओं में लेखन करना सिखाया। उसके बाद इसी संस्था के माध्यम से लगभग 6-7 साझा संकलनों का मैंने संपादन किया, जिनमें गीत संग्रह भी थे, काव्य संग्रह थे, गज़ल संग्रह थे और दोहे वगैरह का भी संग्रह था। तो लगभग मैं 7-8 संग्रहों का संपादन कर चुका हूँ। स्वयं की पुस्तक के बारे में इतना ही कहूँगा कि रचना संसार व्यापक है और अब धीरे धीरे उन्हें प्रकाशन की ओर आगे बढ़ा रहा हूँ। नवीन जी, जब आप काव्य गोष्ठियों में जाते हो तो जब पहली बार आपने काव्य गोष्ठी में भाग लिया तब कैसा आपको महसूस हुआ होगा? पहली बार का अनुभव तो लगभग ऐसा रहा कि जैसे पहली बार काव्य पाठ के लिए खड़े होते हैं तो वो एक झिझक, वो डर तो महसूस होता ही है। पर जब जो साहित्यिक मित्र वहाँ पर बैठे हुए हैं, जब वो भले ही रचना अच्छी है या बुरी है, कैसी भी है, पर अगर उनका जब उत्साहवर्धन होता है ना, तो उस उत्साहवर्धन से वो झिझक और वो जो डर है वो धीरे धीरे दूर होता चला गया। और पहला जो अनुभव था उसमें बोलने में भी हिचकिचाहट आई, कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, पर धीरे धीरे साहित्यिक लोगों के द्वारा उत्साहवर्धन मिलता रहा, प्रेरणाएं भी मिलती रही, तो उससे मैं फिर आगे बढ़ता रहा। नवीन जी, आपकी जो आपका लेखन पत्र पत्रिकाओं में छपा या आकाशवाणी दूरदर्शन से भी कई प्रसारित हुए हो, आप कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? जीवन में कुछ उपलब्धि जब प्राप्त होती है तो स्वाभाविक है कि खुशी अवश्य मिलती है हमें। मेरी जो रचनाएं हैं
भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, चाहे वो यूएसए की बात करें या कनाडा की बात करें, जापान, जर्मनी, ऐसे कई देशों में भी पत्र पत्रिकाएं जो वहाँ निकलते हैं, तो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में भी रचनाएं प्रकाशित होती रही। इसके अलावा अपने भारत में भी लगभग 150 के आसपास अखबारों में रचनाओं का प्रकाशन होता चला गया, और इन रचनाओं के प्रकाशन से मुझे और अधिक उत्साहवर्धन मिलता रहा। साथ ही साथ कई सम्मान भी मुझे प्राप्त होते गए। जैसे एक बार मैं दिल्ली गया हुआ था, तो वहाँ डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब थे, तो उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में मुझे सम्मानित भी किया गया। और भी ऐसे कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे भीलवाड़ा में, जयपुर में, इंदौर में और अपने कोटा में भी। तो कई राज्यों में और कई स्तरों पर सम्मानित होने का गौरव और गर्व दोनों महसूस कर चुका हूँ। अच्छा लगता है। नवीन जी, आज की जो युवा पीढ़ी है उस पर आपने कोई साहित्य सृजन लिखा हो और उसमें आपने क्या संदेश दिए? युवा पीढ़ी के लिए मैंने कुछ लघु कथाएँ वगैरह लिखी थी और अभी भी उन पर लेखन जारी है। लघु कथाओं के माध्यम से मैंने युवा पीढ़ी को संदेश देने का प्रयास किया। जैसे कई स्थितियाँ ऐसी आती है कि आज के समय में हम बात करें तो युवा जो हैं बाइक पर यानी मोटरसाइकिल पर जब चलते हैं तो फ़ोन अगर आ ही गया तो जेब से निकाल के सीधा अपने कान पे, भले हेलमेट लगा हो या ना लगा हो, और सीधा कान पे लगा के गाड़ी पे ही बात करते हुए नज़र आते हैं। ऐसी लापरवाही के कारण कई प्रकार दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। वो अपने जीवन से तो जाते ही हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, शायद अगर इस बात को वो पहले से ही समझ लें, सोच लें, तो ऐसी लापरवाही वो बरतें नहीं। ऐसी ही कई समस्याएं और कई जो बातें युवाओं से संबंधित हैं, चाहे वो नशे की लत हो या मोबाइल से जुड़ी मोबाइल की लत से संबंधित हो, तो ऐसी कई समस्याओं पर मैंने अपनी कलम चलाई। और मैं युवाओं को केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में सफलताएं तो हर कोई प्राप्त करता है, लेकिन सफलता पाने के बाद अपने आप को कभी भी बड़ा मत समझो, क्योंकि सफलताएं कहीं ना कहीं अहंकार को जन्म जरूर देती हैं। तो सफलताएं तो पाएं, लेकिन सफलताओं को पाने के बाद हम कभी भी अहंकार से युक्त न हों और हमेशा जीवन में अपने माँ बाप का सम्मान, क्योंकि उनका जो जीवन में स्थान है वो इस संसार में कोई ले नहीं सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी को भी कि माँ बाप का सम्मान और उनकी जो सेवा है वो हमेशा जीवन में एक ध्येय बनाए रखें और अपने आप को आगे बढ़ाए रखें। नवीन जी, जाते जाते आप कोई आपकी काव्य रचना हमारे दर्शकों को। एक काव्य रचना मैंने सृजित की थी लगभग 8-10 साल पहले की कोई एक घटना थी। घटना ये थी कि मैं भी कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, तो कई बार मंडियों में अनाज वगैरह बेचने का कार्य होता है, तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भर के मंडियों में अनाज जब लेकर जाते हैं तो वहाँ हम जानते हैं कि अनाज के या दलहन के या तिलहन के जो ढेर हैं, जिन्हें हम गल्ले बोलते हैं, तो उनको ढेर कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर उनकी बोली लगती है अनाज की। तो वहाँ का जो दृश्य मैंने अपनी आँखों से देखा और उसे एक बार जब महसूस किया तो उससे एक कविता का जन्म हुआ। वो कविता थोड़ी सी लंबी है, जो मुझे पूरी तरह याद तो नहीं, पर मैं थोड़ा उसे पढ़कर सुनाने का प्रयास करूँगा। मैं मंडी हूँ, हाँ सही सुना, मैं मंडी हूँ। मेरे यहाँ रोज़ आते हैं अनाज, दलहन, तिलहन के गल्ले, हलधर के फसल रूपी फल के बीज रूप में। इन गल्लों ने देखी है 50 डिग्री की तपतपाती लू। सहा है अगहन पौष का हाड़ कपाता जाड़ा, झेले हैं सावन भादों के मेह। इन गल्लों ने आँखों से दीदार किया है नींदते काटते हाथों के छालों का। पाणत में लूलरियाँ पड़ती हथेलियों का, पाँवों के खारवों का। दम लगाने को जिनके हाथों में नहीं रहा दम, बाड़े में नीम के पेड़ के नीचे खांसते देखा है
उन डोकरे डोकरी को जिनकी कमर झुक गई है सरसों के सदृश, चेहरे काले पड़ गए हैं सिके हुए होरों की तरह। इन्होंने देखा है 16वां सावन हलधर की जवान होती कन्या का, जिसके हाथ पीले होने हैं सरसों के फूलों की तरह। आने वाली आखा तीज पर देखे हैं मुखिया की धोती के 7-8 टाँके, देखी है गुलगंडी होती हुई पागनुमा साफ़ी, देखा है घरवाली का लूगड़ा जिसमें सितारे नहीं छेद दशा बता रहे थे घर की तंगी हालत की। इन्होंने देखा है टापरी के नीचे सोते काले गंडक को, जो हमेशा ताकता रहता था प्याज से रोटी खाते हलदर के सूखे चेहरे को। इन्होंने सुने हैं गांव के रसूखदारों के तकाजे गालियां, देखे हैं गिरेहबान पकड़ते हाथ। हाँ, मेरी छाती पर पड़े ये वही गल्ले हैं जिनमें कई आशाएं छिपी हैं डोकरे डोकरी के इलाज की, आखा तीज पर बेटी परणाने की, मजूरों की मजूरी चुकाने की, घरवाली के पाँवों में जूतियाँ लाने की, कवेलू पोश टापरे में चद्दर लगवाने की, रसूखदारों की छाती ठंडी करने की। पर क्या यह सब कुछ होगा? लो आ गए। जैसे ही मंडियों में अनाज के गल्ले उनकी बोलियां लगती तो बोलियां लगने के बाद हम्माल आते हैं, तो वो एकदम से दौड़ते हुए आते हैं तो गल्लों पे ऐसे चढ़ते हैं और अनाज को फैलाने लग जाते हैं। तो उस समय की स्थिति है। पर क्या ये सब कुछ होगा? लो आ गए। घोड़ों की तरह दौड़ लगाते व्यापारी, देखना अभी चाबेंगे गल्लों में से उठाकर कुछ दाने। माल गीला है कहकर आगे बढ़ जाएंगे और मुनीम पकड़ा जाएगा, हाथ में एक पर्ची जिस पर लिखा होगा आज का भाव, जिसकी हलदर को भी आशा नहीं थी। क्योंकि किसान सोचता है कि मैं इतनी मेहनत से अनाज को तैयार करता हूँ और तैयार करने के बाद जब वो मंडी में जाता है और जब उसके अनाज को भाव नहीं मिल पाते हैं तो उसे निराशा हाथ लगती है। बेचारा बैठ जाएगा माथा पकड़कर तावड़े में, अभी आएंगे हम माल थोड़ी देर में, कांटा और बोरियां लेकर तोलेंगे सोपड़े से बोरियां भरकर। लो आ गए हम माल तुल रहा है, गल्ले से इधर उधर बिखर गए हैं कई सेरदाने, जिन्हें एक एक करके सहेज कर लाया था हलधर। तुलाई की पर्ची लेकर चल पड़ा है वो, अपना पछेवड़ा और पाल लेकर आड़त की ओर, लेने अपने माल की रकम और देने पिछले साल का मूल और ब्याज भी। हाँ, मैं मंडी हूँ, पर ये सब देखकर छलनी हो जाता है मेरा कलेजा, रोके से रुकता नहीं है आँखों का समंदर। देखकर उदास निराश हलधर को, पर क्या करूं, मैं मंडी हूं, कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं, कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं। बहुत बढ़िया नवीन जी। नवीन जी, आप जो साहित्य सृजन है ये अनवरत जारी रखेंगे, क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, साहित्यिक सृजन जारी रहेगा और इसे आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ करना अवश्य पड़ता है। तो व्यावसायिक कार्य तो जीवन भर चलेंगे ही सही, पर अपनी साहित्यिक यात्रा को मैं हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखूँगा। ये थे नवीन जी गौतम। इन्होंने साहित्य सृजन में जो गद्य और पद्य और काव्य संग्रह इन्होंने लिखा, और ये इनका साहित्य अनवरत जारी रखेंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत